वो लोग जो आरक्षण को खा जाना चाहते हैं, जो आरक्षण के प्रति घृणित मानसिकता रखते हैं, जो आरक्षण को एक कोढ़ बनाकर रखे हुए हैं, जो ये स्थापित करना चाहते हैं कि आरक्षण न सवर्णों का हक खाती है, जनरल कैटेगरी का हक खाती है। आरक्षण किसी का हक नहीं खाता है, आपको इस बात को समझना होगा। उसी लाइन को पूरी पार्टी ने फॉलो किया और चिराग पासवान ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जी। और एक तरफ जहां प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे, धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस फैसले को वापस ले लिया या इस तरह के किसी फैसले को इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, वो पता कीजिए तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा खेल हुआ है रिजर्वेशन में। अगर सच्चाई में अगर ये आंकड़े आते हैं कि मान लीजिए कि 18 सब तक 200 लोगों की भर्ती हुई है लेटर एंट्री में, और पता चलता है कि 200 में 150 ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, सवर्ण जाति के हैं, तो चोरी पकड़ा जाएगा। तो अब चिराग पासवान हो सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हो, कर रहे हो, या चिराग पासवान मे हैव सकम्ड टू द कास्टिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। लेकिन चिराग ये बात जान लें कि जब भी वो लकीर के फकीर बनेंगे, एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो उनके साथ इसलिए जुड़ा है कि चिराग पासवान अलग है, वो वोट बैंक खिसकने लगेगा, टूटने लगेगा। कि मैं मानता हूं कि आज भी सोशल जस्टिस नहीं है। आज भी गांव में मैं देखता हूं कि एक स्टिग्मा क्रिएटेड है। आप रत्नेश जी, आप रत्नेश पांडे हैं, आपका हो सकता है मित्र कोई पासवान या हो सकता है आपका मित्र कोई चमार जाति से आता हो, मान लीजिए रत्नेश पांडे और कोई रविदास है, ठीक है। आप भी सोशल स्टिग्मा से फंसे हुए हैं और वो भी सोशल स्टिग्मा से फंसे हुए हैं। अगर आप दोनों में एक गिलास से पानी पीने की भी मित्रता होगी तो आपके घर के गिलास में वो पानी नहीं पी पाएगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पर हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। खबर की चीड़फाड़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बयान सुना देते हैं। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मांझी जी, हम मांझी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर को वो लागू कराने के लिए सड़क पर आएंगे। तो मांझी जी, आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपका बेटा क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? आपका परिवार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? तो आंदोलन करने से पहले क्या आप त्याग पत्र देंगे? ये मेरा सवाल है। और चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? उनकी क्या प्रतिक्रिया है मांझी जी की प्रतिक्रिया में? दोनों एक ही गठबंधन में है, दोनों के राग अलग अलग हो रहे हैं। चिराग पासवान यही चिराग पासवान है, उनका कई जगह इंटरव्यू है, हम वीडियो भी दिखा सकते हैं, ये हमने नहीं बोला। चिराग पासवान जी ने बोला था कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण जो है छोड़ देना चाहिए। ये बयान आपने सुन लिया। ये बयान है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। इन बयान में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ ये है कि ये चिराग पासवान के हितैषी बन रहे हैं। दूसरा, जीतन राम मांझी को जिस तरीके से इन्होंने घेरा है, जैसे वर्तमान में चिराग आजकल खूब घेर रहे हैं जीतन राम मांझी को, जो SC ST में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला लिया गया कि कोटा विद इन कोटा, और जो क्रीमी लेयर का प्रावधान है उस पर चिराग पासवान खूब फायर हो गए थे। वह चिराग पासवान का वो विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी वाले प्रकरण में चिराग का समर्थन तेजस्वी यादव का खूब है। इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? क्या NDA गठबंधन से चिराग की नाराजगी बढ़ रही है और ये नाराजगी तेजस्वी यादव को रास आ रहा है? इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा और खबरें हमने बताई भी आपको कि तेजस्वी यादव ऑफर दे रहे थे चिराग पासवान को लोकसभा में कि आप अगर NDA से बात नहीं बन रहा है तो आप हमारे साथ आ जाइए। विधानसभा का चुनाव है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। चिराग पासवान के पास भी एक बड़ा ऑफर RJD के पास आज भी खुला हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी NDA गठबंधन में अपने साथियों को बचाने में असफल हो रहे हैं? आज का पंचनामा हमारा इसी पर आधारित है और इसी खबर पर हम चीड़फाड़ करवाने के लिए अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं कि सर, क्या नरेंद्र मोदी अपने NDA गठबंधन को नहीं बचा पा रहे हैं? कौन सी ऐसी गलती उन्होंने कर दी है जिससे तेजस्वी और चिराग एक हो गए हैं और NDA पर तलवार लटकने लगी है? देखिए, गलती एक नहीं है, कई गलतियां लगातार हुई हैं और
मज़ेदार बात ये है कि ये गलतियां एक पैटर्न के तहत तब हो रही हैं जब नरेंद्र मोदी केंद्र में अपने दम पर सरकार नहीं बना रहे हैं। जी, सहयोगियों का एक बड़ा जमावड़ा है जो नरेंद्र मोदी के कुर्सी को नीचे से सपोर्ट दिए हुए हैं। कल तक जो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन कर रहे थे, वो चिराग पासवान भी आज लगभग कई बिंदुओं पर अपनी ही सरकार के खिलाफ इतने आंदोलित हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल गुस्सा है, नाराज हैं या विरोधाभास में हैं, बल्कि आंदोलित हैं। आज के आंदोलन में देशव्यापी जो भारत बंद था उसमें चिराग पासवान की पार्टी का समर्थन था। जी बिल्कुल। ये अलग बात है कि आप शांतिपूर्ण समर्थन कीजिए विरोध का या आंदोलन का समर्थन आप बाहर से कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप इस सरकार के हिस्सेदार हैं। और मजेदार बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने यह फैसला वापस ले लिया था, तब जाकर तब भी चिराग पासवान ने आंदोलन किया ही। आपको बात समझनी पड़ेगी। क्रीमी लेयर को लेकर आपने देखा चिराग पासवान कितना एग्रेसिव थे। चिराग पासवान की जो सांसद हैं सांभवी, वो भी बोलती हैं कि क्रीमी लेयर सोशल जस्टिस के नाम पर मिला था, ना कि आर्थिक उसका प्रावधान कुछ था, इसलिए क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। उसी लाइन को पूरी पार्टी ने फॉलो किया और चिराग पासवान ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। और एक तरफ जहां प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे, धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस फैसले को वापस ले लिया या इस तरह के किसी फैसले को इंटरटेन नहीं कर रहे हैं वो, दूसरी तरफ चिराग पासवान को ये भी सवाल का जवाब देना चाहिए कि ऐसे प्रावधान ला ही क्यों रहे हैं। ये तो वो कहावत होगी ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ निकला, क्या मेरे हक में फैसला देगा। कल पंचनामा में हमने यही साबित करने की कोशिश की थी कि मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि 45 सीटें जो है लेटरल एंट्री की, उसमें जातियों का भेद नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उस सोच से दिक्कत है जो आरक्षण पर बार बार कुठाराघात कर रही है। कई लोग कल आकर कमेंट में मैंने देखा कि ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि नमन जी आप भी सवर्ण हैं, आप आरक्षण के पक्ष में क्यों बोलते हैं, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, आप भाजपा को बार बार कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं। देखिए, एक पार्टी जो बुनियादी तौर पर हिंदू एकता की बात करती हो, वो अगर आरक्षण के प्रति रिलक्टेंट रहेगी या उदासीन रहेगी या आरक्षण को लेकर जिसकी मंशा स्पष्ट नहीं रहेगी, वो हमेशा इस देश के विभाजनकारी ताकतों को जो हिंदू में डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, मैं तो मानता हूं कि हिंदू मुस्लिम को भी एकजुट होना चाहिए, लेकिन जब डिवाइड आज के डेट में क्लियर एस्टैब्लिश हो चुका है कि हिंदू एक अलग ही पैटर्न पर वोटिंग कर रहे हैं और वो करें ना करें, मुसलमानों का पैटर्न ऑफ वोटिंग साफ दिख रहा है। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, फिर बोलूँ, आप जो वोट दे रहे हैं, जिसे आप जो सोच कर दे रहे हैं, वो आपका मुक्त अधिकार है, बिल्कुल। उस पर ना मैं आक्षेप लगा सकता हूं, ना कोई और उस पर आरोप लगा सकता है। आप स्वतंत्र होकर इस देश के संवैधानिक मर्यादाओं के तहत ही वोट कर रहे हैं। जो गिवन चॉइसेस है उन्हीं को वोट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की सरकार को तो वोट नहीं कर रहे हैं जी। तो मुसलमानों की गलती नहीं है कि वो विपक्ष को वोट करते हैं या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाते हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली भी तो ऐसी रही है। गोधरा से शुरू होता है, गुजरात से, और यहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ भी नरेंद्र मोदी के कदम पड़ते हैं वहाँ अल्पसंख्यकों को अपने आप डर लगने लगता है। अब कनाडा में बैठे हुए जो तथाकथित रूप से खालिस्तानी लोग हैं, अब वो वहाँ विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप मानकर चलिए कि वो भी क्या, मैं सीधा पूछ रहा हूँ, क्या सिख वोट नहीं करते हैं भाजपा को? करते हैं। मुसलमान भी एक बड़ा हिस्सा करते हैं, लेकिन एक विरोध भी तो पैरेलली चल रहा है ना, एग्जिस्टेंट है ना। ये साबित क्या करता है कि भाजपा की मंशा पर शुरू से ही सवाल खड़े होते हैं, क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और इसका कारण ना तो विपक्ष है, ना जो वोटर भाजपा के खिलाफ है वो है, ये भाजपा के अपने द्वारा किए गए कर्म हैं। भाजपा एक पार्टी के तौर पर जब कोई भी फैसला लेती है तो उन फैसलों में एक स्पेशल पैटर्न नजर आता है जी। कल हमने यही स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। मैंने जो दर्शक कल नहीं देख पाए थे उन्हें वो पंचनामा देखना चाहिए, कल का पंचनामा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उस पंचनामा में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। 20,000 के आसपास ही व्यू गया है। आपको ऐसे पंचनामा को कम से कम 1,50,000 व्यू देना चाहिए। आपको देख कर समझना चाहिए, हमारी ज़्यादा मेहनत लगता है हम लोगों का, और आप
अन्यथा की खबरों में खूब इंटरेस्ट लेते हैं। भूमिहार राजपूत दिन भर मुस्लिम यादव कर रहा है लोग, उस डिबेटों में पूरा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जब ऐसी जो कहा सारगर्भित चर्चाएं होती हैं जिनमें रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें पैटर्न, अब तेजस्वी यादव को समझाने नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे शक है कि तेजस्वी यादव खुद पता है कि नहीं एग्जैक्टली मामला क्या है जी, लिटरली हाँ, खुद आपको राहुल गांधी समझाने नहीं जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जो कुछ दिन पहले, कल तो एस्टेब्लिश हो गया कि ट्वीट वही करके लेटरल एंट्री की पक्षधर थे, सेना के जवानों को दे रहे थे लेटरल एंट्री, और उसके लेकर सिविल सर्विसेज में एंट्री की बात तक कर रहे थे। कल एक्सपोज हो गया, एक्सपोज हुआ वो मामला पूरा। अब जो लोग खुद क्वेश्चनेबल हैं, जिनके एक्शंस, दे कैन नॉट कन्फ्रंट मोदी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं मोदी के पक्ष में बोल रहा हूं, जिनके खुद घर शीशे के हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मार सकते हैं। ये समस्या है राजनीति में और इसलिए सीरियसली नहीं लिया जाता है। आज पूरे आंदोलन में, देशव्यापी आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, चिराग पासवान पर आपने दिखाया एक वीडियोज में तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं मांझी जी पर और चिराग पासवान पर। मैं एक बात बोलूं, आग लग जाएगा, देह में आग लग जाएगा बिना पेट्रोल के। किसके देह में आग लगेगा? अब वो लगने वाला का लगेगा, हम बोलेंगे तब आपको बुझा जाएगा किसको लगेगा। जी। आज चिराग पासवान की पार्टी सड़क पर थी ना, दिल्ली में भी थी, यहाँ भी लोग मौजूद थे। तेजस्वी यादव दिखे आपको रोड पे क्या? अब पेट्रोल लेकर लहरत हुई, सच बोल दें तो लाग जाए धक से। क्यों तेजस्वी यादव सड़कों पर नहीं थे? क्या इस प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष की ये जिम्मेवारी नहीं थी कि वो सुनिश्चित करें कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो और केंद्र में बैठे हुए वो लोग जो आरक्षण को खा जाना चाहते हैं, जो आरक्षण के प्रति घृणित मानसिकता रखते हैं, जो आरक्षण को एक कोढ़ बनाकर रखे हुए हैं, जो ये स्थापित करना चाहते हैं कि आरक्षण न सवर्णों का हक खाती है, जनरल कैटेगरी का हक खाती है, आरक्षण किसी का हक नहीं खाता है। आपको इस बात को समझना होगा। आरक्षण वास्तविक तौर पर, देखिए इस बात में डिबेट मेरा है जी। मैं आप देख लीजिएगा कि चाहे चिराग पासवान हो या कोई भी नेता हो, या सम्राट चौधरी हो या फिर तेजस्वी यादव या उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी से एक बात पर डिफरेंसेस मेरे भी हैं। मैं मानता हूं कि आरक्षण तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ये मेरा मानना है। एक पत्रकार के तौर पर मैं ऑब्जर्व जो करता हूँ उस आधार पर मुझे लगता है कि सोशल जस्टिस वाला, कल ही एक तर्क दे रहे थे चिराग पासवान, लग रहा है जैसे कि मैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही बात कर रहे हैं। आजकल लग रहा है कि चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम यहाँ से पंचनामा करते हैं, मैं पंचनामा में सवाल पूछता हूँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे बातचीत से। मैंने जब ये आरोप लगाया और कहा कि चिराग पासवान जी, आप केवल राजनीति की वजह से और वोट बचाने के लिए दलितों का, आप एक हाथ जलाने वाले, एक हाथ बचाने के चक्कर में दूसरा हाथ जला रहे हैं। कहीं बम फोड़े हैं बीड़िया पटाखा बचपन में, इस हाथ में 10 को बीड़िया पटाखा रख लेता है आदमी, इस हाथ से एक उठा के जलाता है। तो कभी गलती हुआ है कि नहीं आपसे? हमसे तो हुआ है। सबसे इस घर में देखते हैं कि दिया लगाता लगा आदमी 10 जगह ऐसे लगा के दूसरे हाथ में लेके से जला रहे थे, तो इधर धर लिया, एक जला के बचने के चक्कर में 10 को धर लिया एक साथ। तो चिराग पासवान एक जला के 10 को बचाने के चक्कर में जो लग रहे हैं, इधर वाले में भी धर लेगा आग, इधर वाले ज्यादा धरेगा। चिराग पासवान क्या दलितों के वोट पर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? संभव नहीं है। अगर बनना होता तो तेजस्वी यादव बन गए होता, सबसे ज्यादा वोट उनके पास है पिछड़ों का। बिल्कुल। सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक चिराग पासवान के पीछे एक भीड़ की तरह घूम रहा था। अगर वो क्रीमी लेयर और बाकी मुद्दों पर देखेगा कि चिराग आरक्षण की ही बात कर रहे हैं, यही चिराग पासवान पर आज तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि कल तक तो आप कह रहे थे कि जो संपन्न दलित हैं वो आरक्षण छोड़ दें। हाँ, या ऐसी बातें मैं नहीं करो, तेजस्वी ने कहा और दावा कर दिया कि वीडियो भी उनके पास है। और आज आप कह रहे हैं कि आरक्षण पर कोई अगर उंगली उठाएगा तो मेरे लाश से होकर गुजरना होगा, मतलब इसी टाइप कुछ मिलता जुलता बोले हैं। अब डायलॉग है, फिल्म के याद नहीं रहता है तो आदमी जैसा सुना वैसा बोल देता है। आरक्षण पर सवाल नहीं उठा सकते हैं आप। हमारे लालू जी एक बार बोलते कि किसी के बाप के में हिम्मत नहीं है, तो उसके आगे ये नहीं हो कि मेरे लाश से गुजरना होगा। तो मतलब वही झारखंड वाला बात की लाश से गुजरना होता है, झारखंड अलग होगा, दोनों हो गया। खैर बात यह है कि चिराग पासवान तो सड़कों पर उनकी पार्टी थी, अपने गठबंधन के खिलाफ भी मुखर होकर बोलने में चिराग पासवान को लाज और डर नहीं लगा। तेजस्वी जी सत्ता में आप थे, डोमिसाइल लागू हो गया, जो आप
नौकरी बिहार के लोगों को देना चाहते थे, उसमें डोमिसाइल लागू हो गया, उत्तर प्रदेश का भर और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाला सब भर गया उसमें, हरियाणा इसमें वाला। एक और बात सुन लीजिए सर, जो डोमिसाइल लगा के उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं नौकरी करने, उनके छपरा में 48 से 56 लोग फर्जी पकड़े गए हैं। उसमें एक बहुत बड़ा खेल है जो अभी और एक्सपोज होगा। धीरे धीरे हाँ, उसमें अभी वो कुछ भी बोलना ना बहुत हड़बड़ी हो जाएगी। एक आया है इन्फॉर्मेशन। हाँ, वो चीजें धीरे धीरे उठेंगी। जी। पहले हो तो जाने दीजिए, फिर ना हम कमेंट्री करेंगे। पहले कमेंट्री कर देंगे तो हो सकता है कि चेस जाए बैट्समैन, तो अभी फ्रंट फुट पे खेलने दीजिए, बाद में पता चले कि बॉल ज्यादा घूमता है यहाँ। तिजोरी में भी बंद करके रख रहा है बिल्कुल अचानक खोल। तो तेजस्वी यादव के पास जब भी मौका मिला, मुझे तो नहीं लगता कि आरक्षण के लिए तेजस्वी यादव ने कुछ भी किया है। अगर अपने पिता की बोए हुए खेत को बार बार हर साल काट लेना चाहते हैं तेजस्वी यादव, तो ये संभव नहीं है। एक हद के बाद कोई भी पेड़ पौधा फूल देना छोड़ देता है। और खेती में तो हर साल आपको रोपनी करना ही पड़ेगा, खेत कोड़ना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। और आज जब मेहनत करने की बारी आती है तो तेजस्वी जी अनफॉर्चुनेटली आप पीछे नजर आते हैं। आप खाली आर्म चेयर थिंकिंग करते नजर आते हैं। बहुत बड़े नेता, विशाल एकदम दिग्विजय सिंह टाइप के, कांग्रेस के जो आर्म चेयर थिंकर्स थे, उस टाइप का लगता है कि बयान दिया और देखिए मैं तो मानता हूँ कि इस तरह से होना चाहिए, उसको निकल गए धीरे से बयान दिए। बिहार में उनके जो वोटर है उनका वो आंदोलित होकर लाठी खा रहा है। अमरनाथ को टांग के ले गया सब पुलिस स्टेशन। काहे नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव बचाने के लिए? क्यों नहीं पहुंचे? जाना चाहिए था, नहीं गए। दलित सेना पूरे बिहार में आंदोलन कर रही है, कहीं कुछ दिखा आपको? राष्ट्रीय झंडा एक दिखा आपको? नहीं दिखा। हालांकि कुछ लोग गए थे जाके डाकबंगला पे मीडिया में बाइट दे के चले। देखिए, कोरम पूरा करने की बात तो मैं कह रहा हूँ, हम विषयहीन जरूर हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये पूरा मामला समझना होगा। भाजपा संस्थागत तौर पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में आरक्षण पर हमला कर रही है। 45 जो पद हैं, 41 से 45 पद, इन 45 पदों में रोस्टर सिस्टम लागू नहीं करने के लिए, लागू नहीं हो, भाजपा ने पहले ही व्यवस्था कर दी थी। मतलब घर में चोरी करना है तो ताला तक नहीं लगवाया गया कि आराम से घुस सकें और चोरी करने में दिक्कत ना हो। आपको मैंने कल ही बताया कि हर चौथा नौकरी केंद्र सरकार द्वारा दिया गया या लेटरल एंट्री हो या कुछ भी हो, 3 से ज़्यादा हर चौथा नौकरी जाना चाहिए ओबीसी को, हर 7वां नौकरी जाना चाहिए ST को, और फिर वो आगे इस तरह से है, मैंने कल बताया था, उसमें डिटेल में नहीं पढ़ूंगा। तो उस आधार पर 25 नौकरियां 45 में से आरक्षित कोटे में जानी चाहिए। लेकिन क्या किया भाजपा ने? किसी भी विभाग में 3 से अधिक नौकरियां या लेटरल एंट्री नहीं रखी। तो कायदे से भाजपा ने कोई गलती नहीं की थी। भाजपा पर आरोप लगाने वाले बेवकूफ हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, बेवकूफ हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि रोस्टर सिस्टम क्या होता है। उनको पता ही नहीं कि भाजपा का विरोध किस आधार पर करना है। भाजपा पर यह आरोप नहीं लगाइए कि भाजपा ने चोरी की। भाजपा डाका डालने की मंशा रखती है, ये पकड़िए। आपको यह समझना चाहिए कि भाजपा को जैसे ही मौका मिला कि वो कानून के तहत रोस्टर सिस्टम का अनुपालन करते हुए सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वेशन कर सके, भाजपा ने किया। अब मैं बड़ा एक बात आपको हथियार देता हूं, विपक्ष के लोगों को दे दूं हथियार। दीजिए। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, अब जरा ये पूछिए मोदी जी से कि 2018 से अब तक जितनी भर्तियां कराई हैं लेटरल एंट्री में, उसमें किस जाति का कौन है, पता कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा खेल हुआ है रिजर्वेशन में। अगर सच्चाई में अगर ये आंकड़े आते हैं कि मान लीजिए कि 18 सब तक 200 लोगों की भर्ती हुई है लेटरल एंट्री में, और पता चलता है कि 200 में 150 ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, सवर्ण जाति के हैं, तो चोरी पकड़ा जाएगा। और अगर उसमें ये पता चलता है कि नहीं भाई 60%, 40% ओबीसी हैं, फिर 20% के आसपास SC ST हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, सबको दिया है, तो फिर बात खत्म। फिर भाजपा के मंशा पर क्वेश्चन मत खड़ा कीजिए। भाजपा को जबरदस्ती फॉर सेक ऑफ मतलब विरोध मत कीजिए। फिर सेक ऑफ विरोध नहीं होना चाहिए। और अगर ये आंकड़े RTI डालिए, पता कीजिए। आप बड़े बड़े संस्थान हैं, आप बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आपको ये पता होना चाहिए। बिल्कुल सही जगह पर लड़ाई लड़िए ना। मनोज झा को देना चाहिए, मनोज झा को उतरना चाहिए, पता करना चाहिए सब चीज। बिल्कुल, संविधान का किताब लेके संजय यादव गए हैं बिहार से राज्यसभा बन के, उनको दिखाना चाहिए, उनको जाकर पता करना चाहिए कि मामला क्या है, आखिर कौन नौकरी खा गया, लेटरल एंट्री में किसकी नौकरी हुई आज तक, ये पता करना चाहिए ना। तो ये सारा काम तो नमन मिश्रा को दे दिया गया है।
है, अपनों जात के अपनों समाज के बात सुनिए, मैंने पत्रकारों से बात सुनिए, सवर्णों से भी बात सुनिए, दलितों के भी फ्लैग पर रहिए, मुसलमान भी आपको डांटे, आपको सत्ता पक्ष भी बोले, विपक्ष भी बोले, सब बोले कि वो कहे कि मोदी का दलाल है, वो कहता है कि तेजस्वी का दलाल है, वो कहता है चिराग पासवान का दलाल है, वो कहता है किसी और का दलाल है। अरे आपकी बात करता हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ? या कई लोगों को कल मिर्ची लग रहा था कि नमन मिश्रा रिजर्वेशन के पक्ष में खाली बोलते हैं, क्यों नहीं बोले? हमारे संविधान में है, संविधान बदल दीजिएगा। कोशिश तो बहुत लोगों ने किया, किसी से नहीं बदला और ना बदलेगा। जो देखिए, ये पैटर्न ही नहीं है। मैं ये मानता हूं कि फिर कहता हूं आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के अधीन जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिल पाया आज तक, उनके ऊपर केस स्टडी होना ही चाहिए। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट्स लागू होनी ही चाहिए जी। ये बहुत बड़ा हकमारी है। इस हकमारी के पक्ष में मैं नहीं खड़ा हो सकता हूं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। मुझे वोट नहीं चाहिए। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और बाकी नेताओं की तरह आप समझ सकते हैं कि नमन मिश्रा की समझ कम है, हो सकता है बहुत पॉलिटिकल समझ आप लोगों की तरह नहीं है, लेकिन पैटर्न भी देखना चाहिए जी। मैं ये मानता हूं कि जो जातियां आरक्षण अब तक प्राप्त नहीं, मैंने कई बार आंकड़े सामने किए हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। रिसर्च में बताता है कि 2200 जातियां ऐसी जिनको आरक्षण से एक नौकरी तक आज तक नहीं मिला है। कैसे बर्दाश्त कर ले, कैसे विश्वास कर ले? रोहिणी आयोग के रिपोर्ट पर हमने एक एपिसोड किया था, एक बिल्कुल घंटे का, वो एपिसोड जाके आप सभी दर्शकों को देखना। शिक्षण संस्थानों में आज तक कई जातियों के बच्चों को नौकरी मैंने पढ़ने का मौका नहीं मिला है, नौकरियां नहीं मिली हैं, तो कैसे मान लूं कि आरक्षण का फायदा हो रहा है? अगर आरक्षण केवल संपन्न जातियों तक ही सीमित रह जाएगा तो ऐसे आरक्षण का कोई फायदा नहीं। और कल ही चिराग पासवान एक तर्क दे रहे थे, तर्क की बात जो कर रहा था कि आजकल पंचनामा और पीसी में ही बात हो रहा है मेरा उनका। मैंने जब क्रीमी लेयर की बात की तो चिराग पासवान ने कल तर्क दिया है, बहुत बढ़िया तर्क दिया है कि जब आईएएस ऑफिसर को इस देश में अपना बारात निकालने के लिए सुरक्षा मांगनी पड़ती है तो काहे का क्रीमी लेयर, काहे का आरक्षण? मैं एक बात बताता हूं चिराग पासवान जी, आप भी Z+Y+ में घूमते हैं, आपके अधीन कई लोग घूमते हैं। आज लेसी सिंह को भी मिला है, बिहार सरकार के मंत्री हैं। जी। आम आदमी को भी मिलता है। आपको याद है मध्य प्रदेश में व्यापम में कितने लोगों को मिला था सिक्योरिटी, और कितने लोग मारे गए सिक्योरिटी के बावजूद? ये समझना चाहिए आपको। अपवाद एग्जाम्पल नहीं हो सकता है चिराग पासवान जी, अपवाद एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन कैन नॉट बी एग्जाम्पल। अगर कोई आईएएस ऑफिसर बनने के बावजूद भी अपनी ताकत नहीं समझ पा रहा है और स्टेट उसके सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले पा रहा है, तो दिस इज अ फेलियर ऑफ स्टेट। ये हमारे आरक्षण का कमजोरी नहीं है, ये स्टेट का फेलियर है, ये सरकार के फेलियर है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। ये एक क्या कहते हैं उसको, जो आईएएस ऑफिसर है उसके पूरे सिस्टम पर यूपीएससी और बीपीएससी के सवाल खड़ा करता है कि एक आईएएस ऑफिसर को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे, ही कैन नॉट फील फ्री कि वो अपनी शादी में घोड़ी चढ़ सके। ये सिस्टमैटिक फेलियर है। आज मैं मानता हूँ व्हेन आई से दिस, तो मैं ये बात रिपीट करूँ कि मैं मानता हूँ कि आज भी सोशल जस्टिस नहीं है। आज भी गांव में मैं देखता हूँ कि एक स्टिग्मा क्रिएटेड है। आप रत्नेश पांडे हैं, आपका हो सकता है मित्र कोई पासवान हो जी। या हो सकता है आपका मित्र कोई चमार जाति से आता हो, मान लीजिए रत्नेश पांडे और कोई रविदास है, ठीक है। आप भी सोशल स्टिग्मा में फंसे हुए हैं और वो भी सोशल स्टिग्मा में फंसे हुए हैं। अगर आप दोनों में एक गिलास से पानी पीने की भी मित्रता होगी तो आपके घर के गिलास में वो पानी नहीं पी पाएगा कभी, क्योंकि आपके घर के लोग पीने नहीं देंगे। आपकी माँ सोचेंगे कि आपके पिता सोचेंगे कि मेरे पूजा पाठ धर्म में कैसे आया होगा, कहाँ से आया होगा। सेम बात, आप उसके घर जाइएगा तो वो आपको गिलास में अपने पानी नहीं पीने देगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि बाबा का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा जी। हम पे पाप चढ़ेगा। तो इट्स अ टू वे थिंग, ये दो तरफा है। केवल ये मान लेने से कि एक ब्राह्मण मेरे साथ गलत कर रहा है, गलत हमेशा होता रहेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा आपको क्यों लगता है कि ब्राह्मण या भूमिहार या राजपूत और आप एक थाली में खा नहीं सकते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, एक गिलास में पानी नहीं पी सकते हैं, एक कुर्सी पर बैठ नहीं सकते हैं। क्यों? आज आरक्षण के इतने दिनों के बावजूद भी अगर ये नहीं हो पाया है तो ये
सिस्टमेटिक फेलियर है, ये सिस्टम का कोलैप्स करना है। आपको समझना होगा कि आज रत्नेश पांडे आपको अगर अपने घर की छोटा सा भी काम पड़ेगा और एक रिजर्व कोटे से गया हुआ वही रविदास अगर कल आपके एरिया का एसडीएम होगा तो आप उसके सामने जाइएगा, प्रणाम कीजिएगा, आपका मित्र होने के बावजूद भी आप उसके पद का सम्मान कीजिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कैसे मान लूं कि आप जाकर वहां कुर्सी पर उसके पैर रख दीजिएगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल, वो एक संवैधानिक पद पर है, वहाँ जो झुकते हैं उन्हें ज्यादा झुकना पड़ता है, ये सिस्टम है। जो झुकते हैं, जो आज भी उस रूढ़िवाद को फॉलो करते हैं, पैटर्न को, उन्हें सिस्टम हमेशा झुकाता रहेगा, ये सच्चाई है। और चिराग पासवान एक बहुत युवा और बहुत मैं कहूँगा कि प्रोग्रेसिव सोच वाले नेता हैं, तो आई थिंक कि उन्हें इस बात पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि आज भी अगर उन्हें लगता है कि एक IAS ऑफिसर को चाहे वो आरक्षित कोटे से आए या कहीं से भी आए, उसे यदि सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है उसकी शादी में, तो चिराग जी, इट्स अ फेलियर ऑन योर साइड एज वेल। आप एक दलित नेता हैं, आप रामविलास पासवान के पुत्र हैं, आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये घटना रिपीट दोबारा ना हो। तब जाकर कल अगर जो जातियां जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाया है उनको आरक्षण देने का हिम्मत आप में आएगा। मैं कई बार ये बात बोलता तो कई लोगों को लगता है कि यार बहुत बढ़िया खेल रहे हो नमन मिश्रा, लड़ा दो सबको आपसे में। ये मेरी पॉलिसी नहीं है, ना इसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर पूरी दुनिया से दुश्मनी ले रहा हूँ तो उसका कारण जरूर कुछ अच्छा होगा, या हो सकता है कि बहुत बुरा हो, लेकिन इतना छोटा भी नहीं हो जितना छोटा आप सोच के चल रहे हैं। कुछ जातियों को आपस में लड़ा देना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला है, जिनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, माली समाज के नेता को मैं अपने साथ लेकर क्यों बैठता हूँ? माली समाज के नेता का एकमात्र चैनल भारत लाइव भी क्यों आवाज उठाता है? आप बताइए मुझे। पान समाज के नेता जो IP गुप्ता है उनकी बात मैं ही क्यों करता हूँ? रामेश्वर महतो हो या सम्राट चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, कुशवाहा समाज के नेताओं की बात मैं ही क्यों करता हूँ? और अब तो खैर मैं मानता हूँ कि मेरे देखा देखी कई लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। कुशवाहा समाज के युवा नेता या युवा वहाँ अगर ये बात देख रहे होंगे दर्शक ये पंचनामा, तो वो जान रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस जाति को पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी जातियों में, सभी जाति की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। कुछ जातियाँ बिहार में चश्मा ओढ़ कर टीन का बैठी हुई हैं आँख पर, उनको मैं नहीं समझा सकता हूँ। हम तो बाहर जाते हैं तो फीडबैक भी मिलता है, कुशवाहा समाज के कई नेता या फिर युवा नेता जब आते हैं तो मुस्लिम समाज के लोग, बिल्कुल, आज मुस्लिम समाज के कई युवा नेता हमसे बातचीत, कई लोगों से मेरी, यादव समाज के लोगों से भी मेरी बात होती है। कई लोग, मैंने तो बताया कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बाहर में बड़ा काम कर रहे लोग, वो फ़ोन करते हैं, वो बताते हैं कि सच बात है कि हमारे समाज में जातीयता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं जातीयता से। अपने देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं गर्व करता हूँ, मैं अपने इतिहास पर बहुत गर्व करता हूँ। मेरे पूर्वजों ने जिस तरीके से वेद और जो मंदिर और सनातन संस्कृति उसको बचाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो यातनाएं सही हैं आक्रांताओं से, वो आप और कोई और नहीं सह सकता था। आज अगर हमारे धर्म ग्रंथ बचे रह गए तो उसका एकमात्र कारण है कि हमारे पूर्वजों ने सर कटा लिए, कई यातनाएं सही, लेकिन उस संस्कृति को बचाए रखा। वरना आज आप, बिल्कुल सच है कि आप कोई और धर्म के होते। कई लोगों ने जो यातनाएं नहीं सह पाए, जो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया इस देश में। सच्चाई, इसमें बोलने में क्या हर्ज है? आपको सच बोलने से अगर झूठ अगर लगने लगा डर, समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं, और ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो रही बात बिहार में आज के राजनीतिक विषय की, तो जान लीजिए कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अगर एक सिंक्रोनाइजेशन में बात करने लगते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है, खतरे की घंटी है। चिराग पासवान, मैं तो कहूँगा कि इनफैक्ट तेजस्वी यादव से कहीं ज़्यादा अग्रेसिव चिराग पासवान आज थे जी। तो ये तो और बड़े खतरे की घटनी है कि चिराग पासवान आखिर किस बात से इतने मतलब अग्रेसिव हो गए सडनली। क्या चिराग पासवान वर्तमान अरेंजमेंट से बहुत खुश नहीं है, या चिराग पासवान अभी से ही विधानसभा चुनाव को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं कि भाजपा के साथ अपर हैंड रखो, नहीं तो भाजपा फिर सोचेगी कि अब तो ईमान गया, खुश हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। या बदला निकाल रहे हैं। ये बदला किस बात का लेंगे? बदला लेने की कोई मतलब नहीं बनता। भाजपा ने जितना लिया उससे ज़्यादा दिया इनको। तो अब चिराग पासवान हो सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हो, कर रहे हो, या चिराग पासवान मे हैव सकम्ड टू द कास्टिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। लेकिन चिराग ये बात जान लें कि जब भी वो लकीर के फ़कीर बनेंगे, एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो उनके साथ इसलिए जुड़ा है कि चिराग पासवान अलग हैं,
वो वोट बैंक खिसकने लगेगा, टूटने लगेगा, चरमराने लगेगा, वो क्वेश्चंस खड़ा करने लगेगा। और द मोमेंट दैट स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर पॉलिटिकल इंटेंशंस, द मोमेंट यू स्टार्ट टू डिक्लाइन एज अ लीडर। बिहार में यही हुआ है। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव सभी ने अपनी राजनीतिक जो रोटी है वो आधा से ज़्यादा जातीय आंधी में जला ली है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जरूरत से ज़्यादा आंच देने के चक्कर में रोटियां आधी से ज़्यादा जल चुकी हैं इनकी। तो अब आपके पास एक नया मौका है और इट्स हाई टाइम की भाजपा क्या करेगी अब? भाजपा कुछ नहीं करेगी। अरे एक तरफ आप भाजपा के नीतियों का विरोध कीजिएगा, दूसरी तरफ फिर वही जो भाजपा के नीतियां हैं उसको आप सपोर्ट कीजिएगा। अरे एक तरफ आप कहिएगा कि हम क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पे साथ नहीं है भाजपा के, भाजपा वापस ले लेती है वो फैसले, फिर क्या कीजिएगा? फिर आप कहिएगा कि हम वक्फ बोर्ड पे भाजपा के साथ हैं। ट्रिपल तलाक पे आप भाजपा के साथ रहिएगा तो CNRC प्रोसेस से अलग हो जाइएगा। तो ये चीज़ें होती रहेंगी और यही साबित करता है कि ये सब पॉलिटिकल गिमिक है, इट्स अ प्रेशर पॉलिटिक्स और नथिंग एल्स। चिराग पासवान से अगर मेरी मुलाकात होती है, सवाल जवाब अगर इंटरव्यूज़ में करता हूं, तो मैं निश्चित तौर पर इन सवालों का जवाब उनसे जानना चाहूँगा। लेकिन तब तक तो मेरा मुंह हम खुद हम अपने चीरफाड़ कर सकते हैं। हाँ, चलिए देखिए, तो ये चिराग और तेजस्वी के एक साथ होने की वजह और जो आरक्षण को लेकर के जो देखिए, मैं एक बात और बोल दूँ जाते थे, ये बता दूँ कि देखिए चिराग पासवान के 2 पोस्ट हैं। मैं चाहूँगा कि आप दोनों पोस्ट पढ़िए। ये 5 घंटा पहले का है और ये उन्होंने 1 दिन पहले किया है। दोनों पोस्ट आप पढ़िए और समझ में आपको आ जाएगा कि इससे कि चिराग पासवान ये अपने फेसबुक प्रोफाइल से और ट्विटर से उन्होंने किया है। समझ में आ जाएगा कि चिराग पासवान के लिए ज़्यादा जरूरी इस वक्त क्या है, कास्ट का वोट या जो एक पॉलिटिक्स विद डिफरेंस वो करना चाहते वो। तो पढ़िए, बताइए। 5 घंटे पहले चिराग पासवान ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के फैसले का मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पक्ष में नैतिक रूप से समर्थन करती है। समाज के शोषितों और वंचितों के हक की आवाज बनना हमारा कर्तव्य है। पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी सड़क से लेकर सदन तक सदैव अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रहे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र की NDA सरकार भी शोषित और वंचितों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। विगत दिनों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला किया गया कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण के प्रावधान रखे थे, ठीक वैसे ही रहेगा। आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस फैसले का मैं और मेरी पार्टी स्वागत करती है। मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों पर चलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दलितों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और दूसरा जो पोस्ट है जो 1 दिन पहले किया है, जो आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, वो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा UPSC में लेटरल एंट्री के द्वारा भर्ती की प्रक्रिया का मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कभी पक्षधर नहीं रही है। मेरी मांग थी कि कोई भी सरकारी नियुक्तियां आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इस प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले लिए गए हैं, जिसका मैं और मेरी पार्टी स्वागत करती है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की NDA सरकार समाज में कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए संकल्पित है। ऐसे में यह फैसला दलितों और पिछड़ों के पक्ष में है। यह फैसला प्रधानमंत्री जी के सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके लिए मैं और मेरी पार्टी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है। #UPSC लेटरल एंट्री, #UPSC। एक बात मैं यहाँ और बोल दूँ जी, चिराग पासवान जी ने तो अपनी इंटेंशंस यहाँ पे क्लियर कर दी हैं जी। कोई बुरी बात नहीं है अगर वो इस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। जी। चिराग पासवान जी को एक बात समझना होगा, आप तो चुनाव में मेरे साथ हैं, जिन 5 सीटों पर चिराग पासवान जी की पार्टी जीती है और रिकॉर्ड मार्जिन से जीती है, आप मुझे ये बताइए कि उन क्षेत्रों में उनके सामने जो प्रत्याशी खड़े थे लगभग सभी जगहों पर पिछड़े जाति के प्रत्याशी थे। बिल्कुल थे। और जो वोट बैंक है पिछड़ों का, उसको कितना भी जोड़ देते हैं तो एक बड़ा हिस्सा तो उसका RJD या विपक्ष में जो था वो लेके गया होगा। बिल्कुल लेके गया होगा, निश्चित। तो जब आप जो बचा हुआ वोट बैंक है
उसको जब जोड़ते हैं चिराग पासवान के कैंडिडेट्स और उनके द्वारा लाए गए वोट में, तो क्या ये साबित होता है कि केवल पिछड़ी जातियों ने ही उन्हें वोट किया है? मतलब कंप्लीट अगड़ी जातियों का वोट चिराग पासवान के पक्ष में गया है इस लोकसभा में, और एक मार्जिन से ज़्यादा गया है। जो भाजपा भी नहीं ला पाई वो भी गया है, जो जदयू नहीं ला पाई सीटों पर अपने उतना भी गया है। तो मतलब चिराग पासवान को सवर्णों ने आंख मूंद कर सपोर्ट किया है। अब चिराग जी को फूक फूक कर कदम रखना होगा यहाँ से, क्योंकि जो वोट कर रहा है वो आप पर लगातार नज़र भी रखता है। आप अपने समाज की बात कीजिए, आरक्षण की बात कीजिए, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन किसी भी भावना में बहना नहीं है। बड़े धोखे हैं इस राह में। बिल्कुल, अरे राजनीति बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल। तो देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए चिराग पासवान ने जो रणनीति अपनाई है 25 में, क्या वो सफल होगा या फिर रणनीति बदलनी होगी? जो जातियों को लेकर के वो लगातार आरक्षण की बात करते हैं, वो लगातार कहते हैं कि हमारे जातियों में जो आरक्षण दिया जा रहा है उससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आरक्षण पर सवाल खड़े करने वालों को खूब सुना भी रहे हैं। तो आज के पंचनामा में हमने चीड़फाड़ किया है चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और मांझी जी की राजनीति पर। आगे चीड़फाड़ हमारी निरंतर जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।